तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है मैं एक टॉपिक पे लेके आया हूँ जो कि सीयूईटी इंग्लिश के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार जो सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप पक्का 2 से 3 क्वेश्चंस, आप ये मान लो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्का ठीक हो। और आप सभी लोग जानते हो कि देखो, जब बात आती है यहाँ पे रैंक की, तो अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी मेरे गलत या सही होते हैं तो उससे मेरी रैंक हज़ारों में आगे या पीछे हो सकती है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। मेरा ये मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट की कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं मेरी, तो मेरा नाम है सुमित ठाकुर और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। मैं सीयूईटी की ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूशन में, बट ये वीडियो मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है एक टॉपिक की, दैट इज रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ। क्या टॉपिक है भाई? रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ। इस बात को समझो, ये टॉपिक आपने करा होगा, जम्बल्ड सेंटेंस या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये उससे अलग है। अलग कैसे है? क्योंकि यहाँ ना हम पैराग्राफ को रीअरेंज करने की बात कर रहे हैं, हम सेंटेंस को रीअरेंज की करने की बात नहीं कर रहे। नॉर्मली जब एक सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा आई एम, मैंने यहाँ लिखा आई एम योर फ्रेंड। तो इसमें वर्ब नहीं आ रही है। तो जब वर्ब नहीं आ रही है तो मैंने इस वर्ब को हटा दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रक्चर बन गया। जैसे आई एम योर फ्रेंड, तो आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और योर फ्रेंड जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू मुंबई, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब ये आई सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। और इसके बीच में जो ये टू आ रहा है ये प्रीपोजिशन है। तो नॉर्मली जब सेंटेंस को हम रीअरेंज करते हैं तो ये थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि उसमें चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। लेकिन उसी जगह में जब रीअरेंजमेंट पैराग्राफ का करूंगा तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होने लग जाता है। तो ऐसे क्या वेज हैं, ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो हमें उसके बारे में समझना होगा। ठीक है, तो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए। जब तक तुम्हें बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तुम चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। देखो, जब भी आप एक सेंटेंस फॉर्म करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कंफर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, कंफर्म। फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, आई सब्जेक्ट है, लिव एक वर्ब है और दिल्ली एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन कई सारी सिचुएशंस में हेल्पिंग वर्ब अब दोनों एक साथ आती हैं। जैसे आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो एम लिविंग आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे समझना ये होगा आपको कि ये सब्जेक्ट होगा क्या। सब्जेक्ट या तो दोस्तों हमारा एक सेंटेंस में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी सीयूईटी से रिलेटेड नाउन प्रोनाउन पे वीडियो बना दी है। एक बार प्लेलिस्ट में उसे चेक कर लो, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट या तो दोस्तों नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। और इसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। समझ में आ गई बात? और इसके अलावा एक और चीज सब्जेक्ट हो सकता है जो कि क्या है? फ्रेज। ऐसे ही एक और चीज है हमारी जो ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि क्या है? फ्रेज। अब अगर किसी को आप में से ये नहीं पता कि फ्रेज क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल के आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम इज अ प्राउड मोमेंट। मान लो मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर?
मैंने आपसे पूछा इसमें सब्जेक्ट क्या है। कोई कहेगा कि सर इसके अंदर प्लेइंग सब्जेक्ट है, कोई कहेगा क्रिकेट। क्या प्लेइंग कोई सब्जेक्ट है? नहीं। समझ में आई बात? सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा ना, तो इज आ रहा है तो इससे पहले तो ये पूरा का पूरा आ रहा है, प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, तो क्या ये पूरा सब्जेक्ट है? ऑब्वियसली। कई सारे लोगों को लगता है सब्जेक्ट का मतलब एक वर्ड हुआ, ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एक फ्रेज भी हो सकता है। और इस सिचुएशन के अंदर सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? एक फ्रेज है दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। क्या है ये? फ्रेज। क्योंकि फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग फॉर्म ना करें। क्योंकि अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूं, इज द प्राउड मोमेंट हटा दूं, तो यहाँ पे सिर्फ आया प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम, कुछ मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? और इज अ प्राउड मोमेंट, तो मोमेंट क्या है? एक नाउन है। नाउन, प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, इन सब के नेम होते हैं। और इसके अलावा फेल्ट ओनली वर्ड्स जिनको किया जा सकता है। मोमेंट ना प्लेस है, ना पर्सन है, ना थिंग है, ना एनिमल है, बस एक फेल्ट ओनली वर्ड है। और मोमेंट के साथ आने वाला ये एडजेक्टिव जो है, ये प्राउड, ये बेसिकली क्या है? एक एडजेक्टिव है जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो एक बार प्लेलिस्ट को देख के पीछे की जितनी भी वीडियोस है उनको जरूर देख लेना है, तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है? अब ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई आपको। अब किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब भी आ सकती है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और क्योंकि ये पैरा जंबल है, इस बात को ध्यान से समझो, ये पैरा जंबल है, इसमें इट मीन्स यहाँ पे सेंटेंस की बात नहीं हो रही, पैराग्राफ की बात हो रही है। तो बीच में कुछ लिंकिंग वर्ड्स भी आएंगे जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेंगे। ठीक है? तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करके देखते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। तो अब एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रखा है, टाइप 1, टाइप 2, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो एक बार इनको देखते हैं। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे हमारे को डायरेक्शंस गिवन है। डायरेक्शंस क्या गिवन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड अप। ठीक है? You are required to rearrange these parts which are labeled as P, Q, R, S to produce the correct sentence. अब इसमें एक चीज देखो हमें दे रखी है जो कि है when। ये when से स्टार्ट होगा, when से स्टार्ट होगा। अब when के बाद हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, P, Q, R, S। तो when के बाद हमें करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। मतलब when के बाद क्या ये आएगा, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम, या when के बाद पहले आएगा when in recognition of their great performance, या when के बाद illustrious personalities आएगा, या when win an award आएगा। तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। हो सकता है when के बाद पहले P आए, हो सकता है पहले Q आए। तो आपको when के बाद फर्स्ट क्या आएगा वो लगाना है, फिर उसके बाद क्या फॉलो होगा, फिर उसके बाद क्या फॉलो होगा, फिर उसके बाद क्या फॉलो होगा। तो ये चारों ऑप्शन जो है इनको सीक्वेंस में लगाना है when के बाद। दिस इज व्हाट वी कॉल पैरा जंबल। ठीक है? क्लियर? अब आप लोगों को खुद सोचना है कि इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जो भी आपको लगता है आप बता सकते हो। सोचो सोचो सोचो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, सोचो। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? अब एक बात को समझो, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी आप लोग पैरा जंबल करेंगे, आपको शुरुआत में एक सेंटेंस से स्टार्टिंग करनी है, जहां पे आप लोग किस चीज की बात करेंगे? आप लोग बात करेंगे कि जब भी हम व्हेन के आगे या जो भी आगे का पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? बेसिकली एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होगा? मैंने आपको बताया तीन चीजें, या तो कोई नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा, या फिर क्या होगा? कोई फ्रेज होगा। समझ में आ गई बात? अब देखो, इट एक प्रोनाउन है, क्या इन है? नहीं है। इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस। आगे इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटीज, तो ये ऑब्वियसली बात है, पर्सनालिटीज क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसके बाद विन, ये डायरेक्टली वर्ब आ गई। तो इसका मतलब पी वाला ऑप्शन और आर वाला ऑप्शन, ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे एक सब्जेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं शुरुआत के अंदर। समझ में आई बात? यह पी वाला है और ये आर वाला है। तो अगर मैं पी वाले को कंसिडर करता हूं, इट इज व्हेन इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे इट किसकी बात हो रही है? आप खुद सोचो, इट क्या है? एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के प्लेस पे यूज होता है। और एक प्रोनाउन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब ऑलरेडी पिछले वाले सेंटेंस में एक नाउन यूज हो रखा है। समझ में आई बात? तो क्या मैं इट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ शुरुआत में? प्रोनाउन तो पीछे आया ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि मैं आर वाले को यूज करूं। तो पहले मैं इसको देख लेता हूं, हालांकि हम सारी कंडीशंस को मैच करके देख सकते हैं। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है? तो व्हेन के बाद मैंने बोला इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटीज।
तो व्हेन इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटीज, मान लेता हूं कि मैं ये सब्जेक्ट है, तो एक बात सोचो, जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी। क्या यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब गिवन है? इसके बाद किसी भी बाकी के 3 ऑप्शन में कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है? नहीं है। क्या वर्ब गिवन है? गिवन है, जो कि क्या है? विन। व्हेन इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटीज विन एन अवार्ड। समझ में आ गई बात? मैच हुआ नहीं हुआ? हो गया, विन एन अवार्ड। क्या आर और एस कहीं मैच हो रहा है? इधर मैच नहीं हो रहा, इधर मैच नहीं हो रहा, इधर मैच नहीं हो रहा, इधर मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसको आगे बढ़ा के देखो, व्हेन इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटीज विन एन अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस। देखो देयर भी आ गया, ये देयर किसके लिए रेफर हुआ? इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटीज के लिए। इलस्ट्रिशियस मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को इलस्ट्रेट किया है, प्रेजेंट करके दिखाया है। ग्रेट परफॉर्मेंस, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम। समझ में आ गई बात? तो ये सिचुएशन जो है, ये जो सिचुएशन है कि उनको एक अवार्ड मिलता है, तो वो एक ऑनर बन जाता है। तो ये इट उस सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है। मैंने बताया ना, जब भी कोई नाउन यूज होता है तो उसके बाद ही तो प्रोनाउन यूज होगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा आपका, दैट शुड बी दिस, RSQP। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई दुविधा, कोई समस्या, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आप लोगों को, मैंने काफी जूम कर दिया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, स्टार्टिंग गिवन है, द इंस्पेक्टर आर्ग्यूड दैट नो फोर्स वॉज यूज्ड। ठीक है, अब PQRS, द इंस्पेक्टर आर्ग्यूड दैट नो फोर्स वॉज यूज्ड। अब यूज्ड क्या है बच्चों? यूज्ड क्या है? एक वर्ब है। अब वर्ब से आने वाला आगे जो होगा वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट। और ज्यादातर केसेस में ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रीपोजिशन भी आती है, मोस्टली आती है। जब भी आप किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ोगे तो बीच में प्रीपोजिशन आएगी। वर्ब आ गई, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, बीच में प्रीपोजिशन भी आ सकती है। ठीक है, अब सोचो बच्चों इसके बारे में कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं नो फोर्स वॉज यूज, तो वॉज यूज क्या है? ये सिचुएशन है पैसिव वॉइस की। दोस्तों मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जब भी हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन यहाँ वॉज के साथ यूज आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और वॉज वर्ब के साथ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है वो कब आती है? जब हमारा सेंटेंस कौन से वॉइस में होता है? पैसिव वॉइस के अंदर होता है। तो पैसिव वॉइस में ये बाय का इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन। तो देखो बाय यूज, फिर प्रीपोजिशन आई, फिर ये आ गया द पुलिस। तो इसका मतलब क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्यू से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? देखो ये वाला नहीं हो रहा स्टार्ट, ये वाला नहीं हो रहा, दोनों हट गए। अब ए बचा और डी बचा, इनको मिला के देखो। द इंस्पेक्टर आर्ग्यूड दैट नो फोर्स वाज यूज्ड बाय द पुलिस, फिर पी दे रखा है बाय द पुलिस, बियॉन्ड दैट वाज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू द डिस्टर्बेंसेस, ये दे रखा है। और इस वाले में आर दे रखा है, जो कि ये है, द इंस्पेक्टर आर्ग्यूड दैट नो फोर्स वाज यूज्ड बाय द पुलिस, प्रोड्यूस्ड। डायरेक्टली प्रोड्यूस कहां से आ जाएगा? जो कि दूसरी वर्ब है। अगर दूसरी वर्ब आएगी तो दूसरा सब्जेक्ट भी होना चाहिए। समझ में आई बात? तो इसको बना के देखो, द इंस्पेक्टर आर्ग्यूड दैट नो फोर्स वाज यूज्ड बाय द पुलिस, फिर इसके बाद ये बियॉन्ड दैट वाज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू द डिस्टर्बेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंटी सोशल एलिमेंट। देखो ये बना ना पूरा का पूरा। समझ में आई बात? किस तरीके से हुआ? बड़ा इजी है। अब इसको करने का मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और तरीका हो सकता है। अब वो तरीका कौन सा हो सकता है उसको आप लोगों को समझना है। बच्चों वो तरीका ये है कि आपको क्या करना है, ये PQRS 4 ऑप्शंस अगर ये दिए हैं यहाँ पे, तो इनको कनेक्ट करना है कि कौन सी चीज किससे कनेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये अगर मैं देखूं प्रोड्यूस्ड बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये आपस में दोनों मैच कर रहे हैं, आर और एस, प्रोड्यूस्ड के साथ बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये वाला जो शुरुआत का गिवन था ये इससे मैच कर रहा है। तो जब मैं इनको इंटरलिंक करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे आर और एस मैच हो रहा है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखना है आर एस कहाँ मैच हो रहा है, खाली आर एस एक जगह पे मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ए वाला आंसर है। इसी तरीके से अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला जो मैंने अभी आपको करवाया, इसमें भी देखो इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटी विन एन अवार्ड, तो ये पूरा का पूरा एक बन रहा है, पूरा मीनिंगफुल बन रहा है। इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटी विन करती है अवार्ड को, तो आर एस आपस में मैच हो रहा है, तो हमें इसमें देखना होगा आर एस कहाँ पे मैच हो रहा है, तो भाई आर एस यहाँ पे मैच हो रहा है।
और इसके अलावा कहाँ मैच हो रहा है, एक यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ऑलरेडी ये एक यहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कोई चीज मैच कर रही है, जैसे वेन के बाद क्या आएगा, वेन इलस्ट्रिशियस पर्सनालिटी विन एन अवार्ड, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आर एस, और आर एस के बाद पी, इट बिकम्स एन ऑनर। तो आर एस पी कहाँ पे मैच हो रहा है, तो आर एस पी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और आर एस क्यू पी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन बीच में क्यू का क्या कोई सेंस निकल के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। व्हेन illustrious personality win an award in recognition of their performance, तो ध्यान रखना, win an award in recognition of their performance, तो ये दोनों भी आपस में मैच कर रहे हैं जो कि एस और क्यू है, तो अल्टीमेटली आर एस क्यू। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी आप लोगों को चार ऑप्शंस दिए होंगे, चार ऑप्शंस भी क्या, चार अलग अलग लाइंस गिवन होंगी जो एक पैराग्राफ फॉर्म कर रही होंगी, तो उसमें दो लाइन जो आपस में इंटरकनेक्टेड लग रही हैं, उन दोनों को एक साथ रखना है। और जो चार ऑप्शन यहाँ गिवन है, ए बी सी डी आर एस पी क्यू आर एस के, ठीक है, इसमें उन दोनों इंटरकनेक्टेड लाइन को देख लेना है कि कहाँ पे एक साथ आ रहे हैं। जहां पे भी आ रहे होंगे वो आपको कंसिडर करने हैं, और बाकी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो ये फाइल जो है मैं ये अटैच कर रहा हूं दोस्तों, इस फाइल को मैं अटैच कर रहा हूं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मुझे सॉल्व करने हैं, मुझे सीयूईटी के अंदर अच्छी रैंक लेके आनी है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने काफ़ी पहले सीयूईटी की वीडियोस डाली थी, लेकिन उसके बाद मैंने बीच में पॉज दे दिया था। पॉज देने का रीज़न यही था क्योंकि कई सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम पे। अब मुझे लगता है कि सीयूईटी एग्जाम जो है वो काफ़ी क्लोज आ गया है, काफ़ी पास आ गया है, और इस टाइम पे आप सभी लोग जो हैं वो डिवोटेड होंगे सीयूईटी एग्जाम को लेके। अगर आप लोग डिवोटेड हैं सच में, अगर आपको लगता है कि हाँ यार हमें प्रिपरेशन करनी है, भैया हमारे को कराओ प्रिपरेशन, आगे की जो भी टेक्निक है, जो भी वेज हैं, आप हमें बताओ, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश को जरूर अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। हालांकि इंग्लिश एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ कुछ कॉलेजेस में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि जिसके कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स आपको करना है या कुछ ऐसा जहाँ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल है, तो वहाँ पे इंग्लिश का एक पर्टिकुलर मार्क्स का क्राइटेरिया सेट हो जाता है। तो वहाँ सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं होता, बल्कि अच्छे मार्क्स लाने भी होते हैं। तो मेक श्योर आपको इंग्लिश को सिर्फ एज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट नहीं लेना, कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं लेके आए तो कुछ कॉलेजेस में आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर वहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के मार्क्स जो है वो मैक्सिमम आने चाहिए। तो ये फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के बाद आप लोग इसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जैसे ही आपको लगेगा यार मैंने कर लिए हैं तो इसके सॉल्यूशन जो है आप मेरे से मांग लेना, मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, मेक श्योर कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, वीडियो पे कमेंट करो, अपना सपोर्ट दिखाओ सुमित भैया को। और अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का डाउट होता है, तो तुम ग्रुप में भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट।